सोचिए एक अहम मुकदमा चल रहा है और एक बड़ा ज़रूरी सबूत पेश होता है, एक मेडिकल रिपोर्ट। पर ज़रा रुकिए, क्या हो अगर उस रिपोर्ट पर न डॉक्टर का नाम हो, न कोई दस्तखत, न मोहर, मतलब वो आई कहाँ से, किसने बनाई, पता ही नहीं। आज हम कुछ इसी तरह की एक कानूनी बारीकी पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने एक अदालती दस्तावेज है। ये असल में एक आपत्ति है, एक ऑब्जेक्शन जो एक केस में फाइल की गई है, और ये आपत्ति एक मेडिकल रिपोर्ट को लेकर है जिसे एमएलसी रिपोर्ट भी कहते हैं। उसकी प्रामाणिकता पर, मतलब उसकी असलियत पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो ये आपत्ति ही हमारा आज का स्रोत है जिसके आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो आज हम इसी दस्तावेज के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस आपत्ति के पीछे कानूनी तर्क क्या है और क्यों अदालत में सबूत पेश करने की जो सही प्रक्रिया है वो इतनी अहम क्यों है, खासकर मेडिकल रिपोर्ट जैसी अहम चीजों के लिए। चलिए तो फिर इसको खोलते हैं, इसकी गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि जो शिकायतकर्ता पक्ष है, मतलब परिवादी, उसने सीआरपीसी की धारा 244 के तहत ये मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। ये वो स्टेज है जहां सबूत वगैरह सामने रखे जाते हैं। तो फिर इस रिपोर्ट में गड़बड़ क्या बताई जा रही है? आपत्ति के मुताबिक इसमें क्या बुनियादी खामियां हैं? देखिए, आपत्ति के अनुसार ये जो एमएलसी रिपोर्ट है ये कई मायनों में अधूरी है और समस्याग्रस्त हैं। जी। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें ना तो उस डॉक्टर का नाम लिखा है जिसने इसे कथित तौर पर बनाया, अच्छा, ना ही उनका पद, मतलब डेजिग्नेशन क्या है, ये बताया गया है। और इस पर ना तो डॉक्टर के हस्ताक्षर हैं और ना ही कोई आधिकारिक मोहर, कोई स्टैम्प वगैरह लगा है। अरे, मतलब ये तो पता ही नहीं चल सकता कि ये रिपोर्ट असल में किसने तैयार की है। ये तो बड़ी अजीब बात है। किसने साइन किया, किसने बनाया? बिल्कुल, कानूनी नजरिए से देखें तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस दस्तावेज को बनाने वाले की पहचान ही स्थापित नहीं हो पा रही है। कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं है। इसे किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा, मतलब किसी जिम्मेदार अफसर या डॉक्टर द्वारा ना तो पहचाना गया है, ना ही साबित किया गया है। अब आप सोचिए, एक मेडिकल रिपोर्ट केस में कितनी जरूरी हो सकती है। चोटें कैसी थीं, कब लगीं, कितनी गंभीर थीं, ये सब बातें। हाँ बिल्कुल, अगर यही नहीं पता कि ये मेडिकल ओपिनियन किसकी है तो इसकी कानूनी वैधता क्या रह जाती है? ये तो बस एक कागज का टुकड़ा हुआ ना। सही कह रहे हैं। बिना पहचान के तो ये महज एक कागज है। अदालत इसे किस आधार पर सच मानेगी? पर क्या ये मतलब आम बात है? क्या अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं अदालतों में या अस्पतालों में? देखिए, पूरी तरह आम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कभी-कभी अदालती काम के बोझ तले या शायद लापरवाही में ऐसी चूक हो सकती है। लेकिन इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, खासकर मेडिकल लीगल केस यानी एमएलसी रिपोर्ट में, जहां हर छोटी डिटेल महत्वपूर्ण होती है। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक या छोटी मोटी भूल नहीं है। ये तो रिपोर्ट की पूरी बुनियाद पर ही सवाल उठा देती है। एक सही एमएलसी रिपोर्ट में तो डॉक्टर का नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, पद, उनके हस्ताक्षर, अस्पताल की मोहर, सब कुछ साफ साफ होना चाहिए। हाँ, ताकि पता रहे, ताकि उसकी प्रामाणिकता पर कोई शक ना रहे और जरूरत पड़ने पर उस डॉक्टर को बुलाकर उनसे सवाल जवाब, मतलब जिरह ली ही जा सके। इस मामले में तो ये सब बेसिक चीजें ही गायब हैं। तो ये तो हुई रिपोर्ट की अपनी खामियों की बात। लेकिन मैंने सुना है कि इस आपत्ति में एक और दिलचस्प पहलू है, कुछ एग्जिबिट मार्किंग को लेकर। ऐसा कहा गया है कि किसी ने लाल पेन से खुद ही इस पे एग्जिबिट जैसा कुछ लिख दिया। ये क्या मामला है और ये कितना गंभीर क्यों माना जा रहा है? हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। ये अदालती प्रक्रिया की बारीकियों और उसकी, आप कह सकते हैं, पवित्रता या शुचिता के लिहाज से बहुत अहम है। समझिए, जब कोई दस्तावेज अदालत में सबूत के तौर पर पेश होता है और अगर अदालत उसे रिकॉर्ड पर लेने लायक पाती है तो उसे एक खास पहचान दी जाती है। इसी को एग्जिबिट मार्किंग कहते हैं। जैसे शिकायत पक्ष के दस्तावेज को एग्जिबिट P1, P2 वगैरह। अच्छा, P मतलब प्रोसिक्यूशन। हाँ, यह प्लेंटिफ के लिए भी इस्तेमाल होता है। और बचाव पक्ष के दस्तावेज को एग्जिबिट D1, D2, D मतलब डिफेंस, ऐसे नंबर दिया जाता है। लेकिन ये मार्किंग करने का अधिकार, ये प्रोरोगेटिव सिर्फ और सिर्फ माननीय न्यायालय का है। सिर्फ कोर्ट का? जी हाँ, या फिर न्यायालय जिस अधिकारी को अधिकृत करे उसका। और ऐसा भी तभी किया जाता है जब उस दस्तावेज की कानूनी स्वीकार्यता और प्रामाणिकता पर अदालत संतुष्ट हो जाए। यानी पहले जांच परख होगी, फिर मार्किंग होगी। ये एक तय प्रक्रिया है। अब इस केस में, जैसा कि आपत्ति में आरोप लगाया गया है, किसी पक्षकार ने या किसी ने खुद ही अपनी मर्जी से एक लाल स्याही वाले पेन से उस अधूरी एमएलसी रिपोर्ट पर एग्जिबिट जैसा कुछ मार्क कर दिया। अपनी मर्जी से? हाँ, अपनी मर्जी से। ये सीधे सीधे अदालत के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। मतलब आप कोर्ट के काम में दखल दे रहे हैं।
ये अदालत की प्रक्रिया का मजाक उड़ाने जैसा है, उसका घोर उल्लंघन और दुरुपयोग है। बाप रे। या आप ऐसा समझ लीजिए जैसे क्रिकेट मैच में बैट्समैन खुद ही अंपायर से बिना पूछे बाउंड्री का इशारा कर दे या खुद ही अपने आप को नॉट आउट करार दे दे। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई। प्रक्रिया की पवित्रता का सवाल है ये। कौन तय करेगा कि क्या सबूत है और क्या नहीं? ये तो कोर्ट का काम है। ये तो वाकई गंभीर बात है। मतलब कोई भी उठकर किसी भी कागज पर एग्जिबिट लिख देगा और वो सबूत मान लिया जाएगा। ये तो पूरी प्रक्रिया को ही बेमानी बना देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोर्ट ये तय करेगा कि दस्तावेज भरोसे लायक है या नहीं, उसकी कानूनी अहमियत है या नहीं, और फिर कोर्ट ही उसे एग्जिबिट नंबर देगा। कोई अपनी तरफ से ये नहीं कर सकता। एकदम सही, बिल्कुल यही प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया इसीलिए बनाई गई है ताकि अदालत में केवल सत्यापित, वेरीफाइड और कानूनी रूप से मान्य सबूत ही रिकॉर्ड पर आएं। अगर कोई भी अपनी मर्जी से दस्तावेजों को एग्जिबिट मार्क करने लगेगा तो पूरी न्याय प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। फिर भरोसा कैसे रहेगा? सही बात है। तो अब ये बताइए कि ये जो आपत्तियां उठाई गई हैं, रिपोर्ट का अधूरापन, उस पर खुद से एग्जिबिट मार्किंग कर देना, इनका कानूनी आधार क्या है? स्रोत यानी आपत्ति पत्र में किन कानूनों या नियमों का हवाला दिया गया है? ये सिर्फ मतलब एक प्रोसीजरल नुक्ताचीनी तो नहीं है ना? नहीं, ये सिर्फ प्रक्रियात्मक नुक्ताचीनी का मामला नहीं है। इसके पीछे ठोस कानूनी आधार हैं जिनका जिक्र आपत्ति में स्पष्ट रूप से किया गया है। मुख्य रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। अच्छा, एविडेंस एक्ट का? जी हाँ, खासतौर पर धारा 67, 68 और 74 जैसे सेक्शंस की जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी बात की गई है। अच्छा, ये धाराएं क्या कहती हैं? क्या आप सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि इनका इस मामले से क्या लेना देना है? बिल्कुल। देखिए, धारा 67, सेक्शन 67 मूल रूप से इस बारे में है कि अगर कोई दस्तावेज ये कहा जाता है कि इसे किसी व्यक्ति ने लिखा है या साइन किया है, तो ये साबित करना जरूरी है कि वो हस्ताक्षर या लिखावट उसी व्यक्ति की है। मतलब प्रूफ देना होगा। हाँ, प्रूफ देना होगा कि साइन उसी का है। अब हमारे मामले में जब एमएलसी रिपोर्ट पर डॉक्टर का नाम ही नहीं है, दस्तखत ही नहीं है, तो ये कैसे साबित होगा कि इसे किसने लिखा या साइन किया? तो धारा 67 की जो बुनियादी शर्त है वही पूरी नहीं हो रही यहाँ पर। फिर धारा 68 कुछ खास तरह के दस्तावेजों के बारे में है जिन्हें कानूनन कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित यानी अटेस्टेड होना जरूरी होता है। हालांकि एमएलसी रिपोर्ट शायद सीधे तौर पर इस कैटेगरी में ना आए, लेकिन ये उस सिद्धांत को दर्शाता है कि कुछ दस्तावेजों को साबित करने के लिए अतिरिक्त औपचारिकताएं, एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज जरूरी होती हैं। अच्छा। वो धारा 74 लोक दस्तावेज यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा बताती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गुमनाम और बिना मोहर वाली एमएलसी रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जा सकती है? शायद नहीं। और अगर ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है तो इसे साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, और भी ज्यादा उस पक्ष पर होता है जो इसे पेश कर रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर प्राइवेट है तो और सख्ती से साबित करना होगा। जी हाँ। तो कुल मिलाकर इन सभी कानूनी प्रावधानों का सार ये है कि अदालत में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रामाणिकता सिद्ध होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी प्रूफ होनी चाहिए, हस्ताक्षरकर्ता या बनाने वाले की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। बिना उचित सबूत के, खासकर जब दस्तावेज खूब ही शक के दायरे में हो, जैसे कि ये रिपोर्ट, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसे एग्जिबिट मार्क नहीं किया जा सकता। कानून ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अदालत का समय और संसाधन केवल भरोसेमंद, रिलायबल सबूतों पर लगें, ना कि ऐसे कागजों पर जिनकी कोई प्रामाणिकता ही ना हो। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानून सबूतों की सच्चाई और भरोसे को लेकर कितना सजग है, ये साफ दिखता है। खासकर जब मामला किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसके अधिकारों से जुड़ा हो, तब तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। न्याय की बुनियाद ही निष्पक्षता और भरोसेमंद सबूतों पर टिकी है, फेयरनेस और रिलायबल एविडेंस। अगर प्रक्रिया ही दोषपूर्ण होगी, अगर प्रोसीजर ही फ्लॉड होगा, तो सही नतीजे तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए अदालत इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर देती है और इस अधूरी गैर प्रमाणित रिपोर्ट को, जिस पर गलत तरीके से एग्जिबिट भी लिखा गया है, रिकॉर्ड पर ले लेती है, उसे सबूत मान लेती है, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? आपत्ति में किस तरह के खतरे का अंदेशा जताया गया है? आपत्ति में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि अगर ऐसा होता है तो ये अभियुक्त यानी एक्यूज्ड के साथ गंभीर अन्याय होगा, सीरियस प्रेजुडिस होगा। सोचिए, एक ऐसी रिपोर्ट जिसके बनाने वाले का ही अता पता नहीं, उसे सबूत मान लिया जाता है। हाँ। अब अभियुक्त का वकील किस डॉक्टर से जिरह करेगा? क्रॉस एग्जामिनेशन किससे करेगा? सही बात है, जब डॉक्टर का नाम ही नहीं पता तो। एग्जैक्टली। रिपोर्ट में लिखी बातों की सच्चाई कैसे परखेगा?
किस आधार पर उसे चुनौती देगा। हाँ, ये तो बचाव पक्ष के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। जिरा का अधिकार तो मतलब बचाव का एक बुनियादी हिस्सा है। बिल्कुल, ये अभियुक्त को उसके प्रभावी बचाव के मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट टू इफेक्टिव डिफेंस से वंचित करने जैसा होगा। इसके अलावा ये पूरी न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा कर देगा, फेयरनेस ऑफ ट्रायल पे। आपत्ति में साफ कहा गया है कि ऐसा करना कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत के सरासर खिलाफ होगा। कानून का शासन यही तो कहता है कि हर काम स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत होना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, लार्जर पिक्चर में, तो ये पूरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर अदालतें ऐसी अधूरी, असत्यापित और प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण सामग्री को सबूत मानने लगेंगी, तो आम आदमी का न्याय प्रणाली पर से भरोसा कैसे कायम रहेगा? सही कह रहे हैं। ये सिर्फ इस एक मुकदमे की बात नहीं रह जाती, ये एक सिद्धांत का प्रश्न बन जाता है कि क्या हम न्याय पाने के लिए एक निष्पक्ष और तय प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये वाकई चिंता का विषय है। एक छोटी सी लगने वाली प्रक्रियात्मक चूक के इतने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल गलती नहीं है, बल्कि ये तो न्याय के मूल सिद्धांतों पर चोट है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए प्रक्रियात्मक शुद्धता, जिसे प्रोसीजरल सैंक्टिटी कहते हैं, उसको कानूनी व्यवस्था में इतनी अहमियत दी जाती है। यह महज औपचारिकता या खानापूर्ति नहीं है, यह निष्पक्षता सुनिश्चित करने का तरीका है। तो अंत में ये जो आपत्ति दायर की गई है, इसके जरिए अदालत से क्या राहत मांगी गई है? मतलब क्या मांगे रखी गई हैं कोर्ट के सामने? आपत्ति में मुख्य रूप से 3 स्पष्ट और तार्किक प्रार्थनाएं, मतलब प्रेयर्स की गई हैं। पहली ये कि इस कथित एमएलसी रिपोर्ट को तब तक सबूत के तौर पर रिकॉर्ड से पूरी तरह बाहर रखा जाए, इसे कंसिडर ना किया जाए, जब तक कि इसे कानून के अनुसार ठीक से साबित नहीं कर दिया जाता। अच्छा, मतलब जब तक इसे लीगली प्रूव ना कर दें। हाँ, यानी जब तक सही डॉक्टर की पहचान, उनके हस्ताक्षर, पदनाम और मोहर के साथ इसे विधिवत प्रमाणित करके अदालत खुद इसे एग्जिबिट मार्क नहीं करती, तब तक इसे कोई कानूनी वजन न दिया जाए, इसे साइड में रखा जाए। दूसरी, अदालत से अनुरोध किया गया है कि रिपोर्ट पर किसी पक्षकार द्वारा खुद ही एग्जिबिट मार्क कर देने के इस अवैध और अनुचित कार्य का संज्ञान ले, मतलब कोर्ट इस पर गौर करे। हाँ, जो लाल पेन से लिख दिया था। जी, उसी पर, और इस पर उचित आदेश पारित करे। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में कोई और इस तरह से प्रक्रिया का मजाक न उड़ा सके और अदालत की अथॉरिटी बनी रहे, एक मिसाल कायम हो। और तीसरी, एक सामान्य प्रार्थना है जो अक्सर होती है कि अदालत कोई भी अन्य राहत या आदेश दे जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायोचित और उचित हो। मतलब कोर्ट अपनी विजडम से जो ठीक समझे वो करे। समझ गई। तो मांगे एकदम सीधी हैं। पहले रिपोर्ट को कानूनी तौर पर दुरुस्त करो, तब सबूत मानो, गलत तरीके से एग्जिबिट लिखने वाले पर एक्शन लो या कोई टिप्पणी करो, और न्याय के हित में जो सही लगे वो आदेश पारित करो। तो आज हमने इस आपत्ति दस्तावेज के जरिए अदालती कार्यवाही की एक अहम बारीकी को समझा। हमने देखा कि सबूत, खासकर मेडिकल रिपोर्ट जैसे दस्तावेज, कितने भी जरूरी क्यों ना लगे, उनकी प्रामाणिकता, उनकी ऑथेंटिसिटी और उन्हें पेश करने की सही प्रक्रिया का पालन करना कितना अनिवार्य है। हमने इस खास मामले में एमएलसी रिपोर्ट की कमियों, जैसे डॉक्टर का नाम, पद, हस्ताक्षर, मोहर का ना होना और उस पर गैर कानूनी तरीके से एग्जिबिट मार्क किए जाने के गंभीर मुद्दे पर गौर किया। साथ ही हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उन सिद्धांतों को भी समझा जो इन आपत्तियों को कानूनी आधार देते हैं। तो इन सबका निचोड़ क्या है, क्या टेक अवे है? निचोड़ ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि न्याय सिर्फ सच ढूंढना नहीं है, बल्कि सच को कानूनी तौर पर स्थापित प्रक्रिया के जरिए साबित करना भी है। फाइंडिंग द ट्रूथ एंड प्रूविंग द ट्रूथ लीगली आर बोथ एसेंशियल। ये मामला हमें याद दिलाता है कि अदालती प्रक्रिया महज खानापूर्ति नहीं है। ये प्रोसीजर सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये निष्पक्षता, पारदर्शिता और अंततः न्याय सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य हिस्सा है। बिल्कुल। सत्यापित और भरोसेमंद सबूत ही न्याय की नींव बन सकते हैं। रिलायबल और वेरीफाइड एविडेंस। अगर नींव ही कमजोर होगी तो न्याय की इमारत कैसे टिकेगी? बिल्कुल सही। ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी सबूत पर विचार करने से पहले उसे ठीक से पेश किया जाए, उसे प्रमाणित किया जाए। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता यानी प्रोसीजरल फेयरनेस वो न्याय का दिल है, आप कह सकते हैं। और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है,
जो हमें सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी मौजूदा व्यवस्था में, हमारे सिस्टम में ऐसी प्रक्रियात्मक चूकों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं? क्या सेफगार्ड्स हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी गलतियां होती रहती हैं और उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि शायद वो छोटी लगती हैं या वक्त की कमी होती है? यही वो सवाल है जिस पर हम सबको, खासकर लीगल सिस्टम से जुड़े लोगों को सोचना चाहिए। इस खास मामले से आगे बढ़कर देखें तो भविष्य में दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए क्या बेहतर तरीके अपनाए जा सकते हैं? क्या टेक्नोलॉजी इसमें मदद कर सकती है? जैसे अस्पतालों के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम हो, या डॉक्टरों के लिए अनिवार्य डिजिटल सिग्नेचर हो। ये अच्छे सुझाव है। या फिर इस पर विचार करें कि अगर अदालती प्रक्रिया में होने वाली ऐसी चूकों को, चाहे वो जानबूझकर की गई हों या अनजाने में हुई हों, अगर इन्हें लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा तो लंबे समय में हमारी पूरी न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर और लोगों के भरोसे पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर गहराई से मनन करने की जरूरत है, सिर्फ इस केस के हवाले से नहीं बल्कि एक ओवरऑल सिस्टम के तौर पर।